स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल निधि एकेडमी पर। आज हम लोग शब्दावली से कुछ प्रश्नोत्तर करने वाले हैं। टॉपिक है हमारा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इस टॉपिक को हम करेंगे। उससे पहले आपको बता दूं, अगर आप ऑनलाइन क्लास हमारा बैच लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन क्लास के लिए आप निधि एकेडमी ऐप को डाउनलोड करिए, ठीक है, रजिस्ट्रेशन कर लीजिए इस पर। और यहाँ पर कई सारे बैच आपके लिए नए नए आए हैं। अगर लाइव क्लास में देखें तो पहला एक बैच आपको वीडियो क्लास बैच दिया हुआ है। ये वीडियो के लिए है, आपका जो ग्राम विकास अधिकारी है उसके लिए टारगेट बैच है। आपको कंप्लीट बैच में अगर लेना है तो इसमें नया बैच जो आप डिमांड कर रहे थे फॉरेस्ट गार्ड के लिए वो आ गया है, और बाकी और भी सारे बैच दिए हुए हैं तो उन्हें भी आप देख सकते हैं। इसके साथ ही जो छात्र शब्दावली बुक की डिमांड कर रहे थे कि मैम शब्दावली बुक हम कहाँ से लें, तो उनको मैं बता दूं कि वो फ्लिपकार्ट या अमेजोन पर जाकर शब्दावली बुक ले सकते हैं। कैश ऑन डिलीवरी आपको यहाँ पर अवेलेबल है, तो आप यहाँ से ये बुक ले सकते हैं। शुरुआत करते हैं हम अपने टॉपिक की। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है, अवसर के अनुकूल बदल जाने वाले को कहते हैं। जल्दी से बताइए फटाफट से, हम बहुत ज़्यादा समय नहीं लेंगे, फटाफट 5 मिनट में इसको फिनिश करेंगे। तो अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को कहते हैं यथास्थितिवादी, आदर्शवादी, भाववादी, अवसरवादी। तो आपको पता है जो अवसर के अनुसार बदल जाता है, बिल्कुल सही, उसे हम अवसरवादी कहते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है, प्रश्न संख्या 2। पैर से सिर तक वाक्यांश के लिए एक शब्द है। पैर से सिर तक, सिख नख, सिरों पर, पाद मस्तक या अपाद मस्तक। तो इसका आंसर आप सभी लोगों को पता है कि पैर से लेकर सिर तक के लिए एक शब्द अगर हम बोलते हैं तो अपाद मस्तक कहते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। ऑप्शन है इंद्रियजित, इंद्रिय निग्रह, इंद्रियातीत, इंद्रधनुष। तो जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो मतलब इंद्रियों से परे हो, और से परे के लिए हम आतीत वाले शब्द को लेते हैं। तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इंद्रातीत, ठीक है, जो इंद्रियों से परे हो या जो इंद्रियों की पहुंच में ना हो, इंद्रियों के वश में ना हो, ठीक है। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 में दिया है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करना है। वाक्यांश आपको दिया है पूरब और उत्तर के बीच की दिशा। ऑप्शन है आग्नेय, ऑप्शन बी ईशान, ऑप्शन सी वायव्य, ऑप्शन डी नैऋत्य। तो यहाँ पर हम देखेंगे पूरब और उत्तर के बीच की जो दिशा है उसे ईशान कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, ईशान कोण, बिल्कुल सही बात है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेंगे, प्रश्न संख्या 5। जिसे ऊपर कहा गया है के लिए एक शब्द है। देखो, जिसे ऊपर कहा गया, इस वाक्य के लिए एक शब्द क्या है, उच्चतम, कथित, उपर्युक्त या उपत्यका। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि उपर्युक्त शब्द का अर्थ होता है जो ऊपर युक्त है या ऊपर कहा गया है, ऊपर लिखा हुआ है, उसे हम उपर्युक्त कहते हैं। आंसर सी इसका हो जाएगा, और बिल्कुल सही आप सब लोगों ने बताया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। जिसने उधार लिया हो वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द है। क्या होगा, ए ऑप्शन है कृतज्ञ, बी ऑप्शन है ऋणी, सी ऑप्शन है घूसखोर, डी ऑप्शन है उऋण। तो देखेंगे वाक्य क्या है, जिसने उधार लिया है, यानी जिसने ऋण लिया है, और जिसने ऋण लिया है उसको क्या बोलते हैं, ऋणी कहते हैं। क्या कहते हैं, ऋणी। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। जिसका संबंध इतिहास से हो के लिए एक शब्द बताइए। जिसका संबंध इतिहास से हो, ये आपको बताना है। ऑप्शन दिया है ऐतिहासिक, ऑप्शन बी है पौराणिक, ऑप्शन सी है कथित, ऑप्शन डी है आस्तिक। तो आप समझते हैं यहाँ पर
जिसका संबंध हो इतिहास से। तो इतिहास शब्द में हम एक प्रत्यय जोड़कर शब्द बनाते हैं और जो बनता है ऐतिहासिक, जिसका अर्थ होता है कि जिसका संबंध इतिहास से है। तो आंसर ए हो जाएगा। बिल्कुल सही बताया आप सभी लोगों ने। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट है नंबर 8। नंबर 8 कह रहा है कि उपनिवेश से संबंध हो जिसका, उसके लिए एक शब्द है। ठीक वैसा ही है, ठीक है। उपनिवेश से संबंध बताना है तो ऑप्शन दिया है उपनिवेशिक, ऑप्शन दिया है औपनिवेशिक, ऑप्शन सी दिया है औपन्यासिक और डी दिया है उपनिवेशवाद। तो ध्यान दीजिएगा, जिसका संबंध उपनिवेश से हो तो उपनिवेश में हम एक प्रत्यय जोड़ेंगे और आपको पता है जब हम एक प्रत्यय जोड़ेंगे तो पहला जो ऊ है ये बदल जाएगा। औ में हमने प्रत्यय से लगने वाला नियम समझा ही है, एक प्रत्यय का नियम जो है। तो जिन आप में से जिन छात्रों ने नहीं समझा है तो वो छात्र समझ लीजिएगा, मैं आपको क्लास में बताती हूँ जिस समय प्रत्यय कराती हूँ तो वो इसे समझ सकते हैं। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, औपनिवेशिक। इस तरह से याद कर सकते हैं। देखो शब्द को अगर तोड़ के आप याद करते हैं तो आपको परीक्षा में ज़्यादा दिन मतलब परीक्षा में आसानी रहती है और वो शब्द ज़्यादा दिन तक याद भी रहता है। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, उपनिवेश से संबंध हो जिसका। ये भी दोबारा ही प्रश्न दे दिया है, 2 बार आ गया है प्रश्न, तो आंसर बी हो जाएगा इसका, औपनिवेशिक। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, जो जरा भी खर्च करने में आनाकानी करता है। तो जो जरा भी खर्च करने में आनाकानी करता है तो ऑप्शन दिया है निर्धन, बी ऑप्शन दिया है कृपण, सी ऑप्शन दिया है मितव्ययी, डी ऑप्शन दिया है क्षिप्रहस्त। तो आपको बताना है जो जरा सा भी खर्च करने में आनाकानी करता है। तो जो आनाकानी करता है खर्चा करने में तो हम क्या बोलते हैं उसको, हम कहते हैं अरे ये तो कंजूस है। और कंजूस को तत्सम शब्द में कहते हैं कृपण। ठीक है, तत्सम शब्द कंजूस का, तो बी आंसर हो जाएगा इसका। जो खर्च करने में आनाकानी करता है वो कृपण यानी कंजूस कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11, जो भवन गिर गया हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा। ए ऑप्शन दिया है कारावास, बी ऑप्शन दिया है खेत, सी ऑप्शन दिया है खंडहर, डी ऑप्शन दिया है बंजर। तो देखो जो भवन गिर गया हो, जो भवन गिर जाता है और उसके खंड खंड बिखर जाते हैं तो क्या बोलते हैं उसको, खंडहर कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा, खंडहर इसका आंसर हो जाएगा, जो भवन गिर गया है। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 कहता है चतुर्भुज शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य है। चतुर्भुज शब्द के लिए जल्दी से हम देखेंगे, जिसकी 4 भुजाएं हों, बी ऑप्शन जिसके 4 आनन हैं, सी ऑप्शन 4 युगों का समूह, डी ऑप्शन 4 वर्णों का समूह। तो देखो यहाँ पे कहा है चतुर्भुज, इस भुज का मतलब होता है भुजा। क्या होता है, भुजा मतलब बाह यानी भुजाएं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ दिया है 4 वर्ण, तो ये नहीं होगा 4 युग, ये नहीं होगा 4 आनन, आनन का अर्थ होता है मुख। तो आंसर हमें ए मिल जाता है, जिसकी 4 भुजाएं हों उसे ही हम क्या कहते हैं, चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 कह रहा है कि किसी छोटे से छोटे काम में त्रुटि ढूंढना के लिए एक शब्द होगा। जैसे किसी कोई व्यक्ति ऐसा होता है छोटे से छोटे काम में त्रुटि ढूंढता है तो क्या कहेंगे उसको, आलोचक कहेंगे, ऑप्शन बी छिद्रान्वेषी, ऑप्शन सी ईर्ष्यालु, ऑप्शन डी अज्ञानी। तो देखो जो व्यक्ति किसी छोटे से छोटे काम में भी मतलब हर काम में जो क्या करता है, दोष ढूंढता है, तो उसको हम छिद्रान्वेषी कहते हैं, छिद्रान्वेषी। ठीक है, तो बी आंसर हो जाएगा, जिसका मतलब होता है किसी भी चीज में, छोटी से छोटी चीज में दोष निकालने वाला। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14, जीतने की इच्छा हेतु एक शब्द है। जीतने की इच्छा हेतु, ठीक है, तो जैसे ध्यान रखिएगा कि ए ऑप्शन देखेंगे हम इसका, जिजीविषा, बी ऑप्शन है जिगीषा, सी ऑप्शन है विजयेच्छा, डी ऑप्शन है जयेच्छु। तो आप जब देखते हैं किसी में मतलब इच्छा वाला आता है तो ईशा वाला शब्द आप खोज सकते हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो दिया है बी ऑप्शन जिगीषा,
मतलब जो जीतने की इच्छा रखता हो उसे हम जिगीषा कहते हैं। और जिजीविषा का मतलब क्या होता है? जीवन जीने की इच्छा रखने वाला। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न होगा प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 है, तैरने या पार होने का इच्छु के लिए हम एक शब्द क्या रखेंगे? तो तैरना या पार होना, तो उसकी इच्छा रखने वाला पहला ऑप्शन है तैराक, बी ऑप्शन है तितीर्षु, सी ऑप्शन है तारक और डी ऑप्शन है तारकगण। तो ध्यान रखिएगा, तैराक का मतलब होता है तैरने वाला, तो ये ऑप्शन कट जाएगा। तारकगण ये भी नहीं होगा और तारक ये भी नहीं होगा। आंसर आपका क्या बचता है? बी, तितीर्षु। तितीर्षु कहते हैं तैरने या पार होने की इच्छा रखने वाला। तो यहाँ पे आप लोगों ने जो हमने अनेक शब्दों के लिए एक शब्द किए, इसमें आपने 15 क्वेश्चन किए। ठीक है, तो इनका अभ्यास करिएगा। इसी तरह से हम अपने लगातार क्वेश्चन का अभ्यास करते रहेंगे ताकि परीक्षाओं में हमें कहीं कोई दिक्कत ना हो, कहीं कोई परेशानी ना हो। और आपके जो टॉपिक हैं, जो व्याकरण हैं, वो भी मैं आपको टाइम टू टाइम देती रहूँगी। अगर कोई क्लास नहीं हो पाती है तो किसी कारणवश से नहीं हो पाती है, कोई ऐसी समस्या रही होती है जिसकी वजह से आपकी क्लास नहीं हो पाती, तो इसलिए आप लोग पेशेंस रखिएगा। मैं लगातार आप सभी को क्लास, जितनी भी सारी क्लास है, सारे टॉपिक की क्लास में आप लोगों को लाती रहूँगी। बस थोड़ा सा इन दिनों मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा, इस वजह से क्लास आपकी छोटी हो जाती है और इसी कारण से आपकी क्लास कभी कभी मिस हो जाती है। ठीक है, जैसे ही चीज़ें ठीक होती हैं मैं लगातार आप लोगों के लिए क्लासेस लाती रहूँगी। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।